वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये मैथ्स का टर्म फर्स्ट का पेपर है केवीएस का, और इस पेपर के लिए मैं हिमांशु पाल जो हैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने पेपर प्रोवाइड किया है और बहुत से स्टूडेंट्स की इससे हेल्प होगी। ठीक है, तो फटाफट मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं हिंदी मीडियम जो है करवाऊंगा। ठीक है, मैंने इसे पूरा हिंदी में लिखा है क्योंकि ये इंग्लिश में पेपर था। ठीक है, तो मैंने पूरा हिंदी में किया आपके लिए, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख लें। और इंग्लिश मीडियम वालों की ऑलरेडी वीडियो बनाई जा चुकी है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले अगर वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं। बाकी और भी पेपर हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं, ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश मीडियम में पेपर दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको हिंदी मीडियम में दिखा दूँगा। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में पेपर है। ठीक है, अब इसके बाद हिंदी में दिखाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर मान लो हिंदी में जैसे कुछ बता रहा हूँ आपको, कुछ उसमें इंग्लिश में देखना हो तो आराम से देख सकते हो। हालांकि मैंने जो पेपर अभी आपको दिखाऊंगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा है। ठीक है, हैंड रिटन में लिखा है। टोटल 50 क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीट हो गया था पेज। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन है और आपको 40 क्वेश्चन करने हैं और उस पर 3 पार्ट है। ठीक है, पहले पार्ट में आपको क्या करना है, पहले पार्ट में 20 में से 16 क्वेश्चन करने हैं, दूसरे पार्ट में फिर आपको 20 में 16 करना है, तीसरे पार्ट में केस स्टडी है तो आपको 10 में से 8 करने हैं। ठीक है, ये आपको मैंने पेपर दिखा दिया, स्पीड धीरे करके भी आप आराम से इसे देख सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी में एक एक क्वेश्चन आराम से करते हैं। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है, आप अच्छे से समझिए, वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाई जा रही है। ठीक है, तो आप देखिए, फटाफट स्टार्ट करते हैं। और ये केवीएस का पेपर है। ठीक है, और ये अभी हुआ था पेपर। ठीक है, तो क्लास 9 का। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मैं सिर्फ हिंदी में बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि इंग्लिश की ऑलरेडी वीडियो बनाई जा चुकी है। अगर इंग्लिश वाले देख रहे हैं तो वो देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। जो अपरिमेय संख्या होती है ना, वो इनमें से कौन सी होती है? प्राकृत संख्या, पूर्णांक, वास्तविक संख्या या पूर्ण संख्या? देखिए, जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, ये पॉइंट में कभी नहीं होते हैं। पूर्णांक जो होते हैं वो प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं। ठीक है, जो रियल नंबर होते हैं ना, उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिख रहा, बता रहा हूँ खाली। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या जो है ना वो रियल नंबर में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? सी। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ टिक का निशान लगा रखा है। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, और आप चाहे तो पहले आंसर खुद सोच भी सकते हैं। समझ में आ गया आपको पहला क्वेश्चन, कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर उसका आधार 15 है तो शीर्षलंब क्या होगा? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो ट्राइंगल होता है ना, तो ट्राइंगल का ये आधार कहलाता है, ये त्रिभुज का आधार कहलाता है, और ये जो होता है ना, ये उसका शीर्षलंब कहलाता है। तो जो चीज़ हमें दी होती है उसी का फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो एक होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल दे रखा है तो हमने क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, देखिए 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई इजिकल टू में हमें कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। 1/2 लिखा, आधार में 15 दे रखा है, ऊंचाई यानी कि शीर्षलंब हमें निकालना है, तो हम ऊंचाई को इधर लिखेंगे। ठीक है, और ये जो 1/2 है ना, इसको इधर ले जाएंगे तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है, और जो 15 वो इधर जाके 1/15 बन जाएगा।
ठीक है। और इसको जब हम काटेंगे 15 चौके 60, तो 4 दूनी कितना आ गया 8, तो ऊंचाई कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने आंसर इसका कर दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर करा भी हुआ है, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, बेस को आधार बोलते हैं, एच को हाइट या एल्टीट्यूड कह लीजिए। ठीक है, तो आप देखिए 15 ये नीचे चला गया, 2 ऊपर चला गया, 15 को काटा 4 आया, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका सी आ गया। यहाँ पर मैंने बनाकर भी दिखा दिया। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट बोला गया कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। जो समबाहु त्रिभुज है ना, उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, ये भी 6 है। ये कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालिए। देखिए 2 तरीके से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का। एक तरीका तो ये है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6, तो पहले एस निकाल लो, a + b + c अपन में 2 कर लो, और उसके बाद एरिया निकाल लो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस - a s - b s - c होता है। ठीक है, और एक तरीका ये है कि जब हमें समबाहु त्रिभुज दे रखा होता है तो हम उसका ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, √3/4 भुजा की घात 2। तो √3/4 भुजा हमें कितनी दे रखी है, आप ध्यान से देखिए, हमें भुजा 6 दे रखी है, तो हमने √3/4 भुजा 6 2 बार लिख लिया। 4 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, और √3 का √3 आ गया, 9√3 आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर जो है ना वो 9√3 आ जाएगा। मैं और भी पेपर अपलोड करूँगा। ठीक है, आप वीडियो को लाइक जरूर करें, मुझे मोटिवेट जरूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर चैनल पर आप न्यू है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अलग से पेज पे कर भी दिया है। देखिए KVS का पेपर इंग्लिश में आया था, हिंदी में नहीं आता, तो इसलिए मैंने हिंदी में स्पेशली आपके लिए लिखा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये कह रहा है परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। जो परिमेय संख्या ना, इनमें से कौन सी नहीं हो सकती। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए जो परिमेय संख्या है ना, वो अशांत और अनावृत्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अशांत और जो अनावृत्ति होते हैं ना, वो इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या होती हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं खाली पेपर नहीं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, तो इसलिए बाकी जिनको आता है वीडियो आगे कर सकते हैं। देखिए जो अपरिमेय संख्या होती है ना, याद रखना ये अशांत होती है और अनावृत्ति होती है। जैसे 0 पॉइंट मैंने लिखा 10 100 1000 डॉट 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 ये चल रहा है। तो देखो यहाँ 10 है, या 100 है, या 1000 है, तो इस पर बार नहीं लग सकता। तो ये एक तो अशांत है, चलती जा रही है। दूसरा अनावृत्ति, सेम रकम नहीं आ रही। अनावृत्ति का मतलब समान ना आना, आवृत्ति मतलब समानावृत्ति मतलब समान आना, अनावृत्ति मतलब समान ना आना। तो इसलिए अपरिमेय संख्या ही ऐसी संख्या होती हैं जो अशांत भी होती हैं और अनावृत्ति भी होती हैं। और जब ये अपरिमेय संख्या होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। इससे मतलब परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कौन सा नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है अशांत और आवृत्ति। पता कैसे, देखो मान लो 1.01 लिखा, फिर 01 आ रहा है, फिर 01 आ रहा है, फिर 01 आ रहा है, तो ये सेम आ रहा है और ये चल भी रहा है। तो ऐसे नंबर को ना हम बोलते हैं अशांत लेकिन समान आवृत्ति वाले। ठीक है, और टर्मिनेटिंग मतलब जो रुक जाते हैं, जैसे 0.3, 0/1, 3/4, ये सारे के सारे परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये मैंने बता दिया कि इसका आंसर ये वाला होगा क्योंकि ये परिमेय संख्या का नहीं होता। क्लियर हो गया, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 60 डिग्री का संपूरक कोण कौन सा होगा। देखिए संपूरक का मतलब होता है जिसका टोटल 180 डिग्री हो। अगर एक 60 का है तो दूसरा कितने का बचा, 120। जो सिंपल है, जब संपूरक लिखा आए तो 180 में से घटा दो, और अगर पूरक लिखा आए तो 90 में से घटा दो। अगर पूरक लिखा आएगा तो 90 में से घटाओ क्योंकि उसका टोटल 90 होता है। संपूरक लिखा आएगा तो 180 में से घटाओ, तो 120 आंसर आ गया।
क्लियर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 31 से 35 की निम्न सीमा क्या है। देखिए ये जो 31 से 35 है ना, ये जो पहला नंबर होता है इसे बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा, और इन दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो उसे बोलते हैं हम मध्य मूल्य। क्या बोलते हैं? मध्य मूल्य। ठीक है, और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है। मध्य मूल्य के दो नाम होते हैं, एक मध्य मूल्य, दूसरा वर्ग चिन्ह। तो आप पीरियोडिक के पेपर जरूर देखना, मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं, एक एक चीज़ बहुत डीपली बताई है, जैसे इस पेपर में आपको बता रहा हूँ। तो आपसे केवल निम्न सीमा पूछा है, तो दोनों में से निम्न सीमा कौन सा होगा बताइए जरा? 31 होगा। समझ में आ गया आपको? उसके बाद क्या रहा है कि अगर हम वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30 लें तो 20 किसके अंदर आएगा? इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, किस में आएगा? देखिए जो 20 है ना, ये जो 20 है इसमें नहीं गिना जाता। ये जो लोअर लिमिट होती है ना, निम्न सीमा, अगर ये नंबर आ जाता है तो निम्न में माना जाता है। तो 20 किस में आएगा? इसमें आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? बी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अगर आपसे मैं पूछता कि 10 किस में आएगा तो आप 10 इसमें बताओगे। अगर मैं आपसे बोलूँगा 30 किस में आएगा तो 30 इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। अगर एक आगे दिया होता 30 से 40 तो 30 उसमें आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी आ गया। समझ में आ गया ना आपको? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि आपको निम्न आंकड़ों का परिसर आपको बताना है। पता है बच्चों परिसर किसे कहते हैं? सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दो। सबसे बड़ी संख्या में से माइनस कर दो सबसे छोटी संख्या, तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिसर कहते हैं। और कई बार परिसर की जगह परास लिखा आ जाता है, तो परिसर लिखा आ जाए, परास लिखा आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है 95, सबसे छोटी है 25। इसको घटा दो तो 5 में से 5 का 0, 9 में 2 का 7, 70 आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो मैंने आपके लिए स्पेशल करा है। ठीक है, इससे मुझे कम से कम बहुत साफ राइटिंग लिखने में 1.5 घंटे के आसपास, 2 घंटे के आसपास लग गया। तो इस एफर्ट को समझिए। ठीक है, और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्वांग समता इनमें से कौन से नहीं होती। देखो सर्वांग समता का मतलब समझ लो, पहले क्वेश्चन में देख लो सर्वांग समता लिखा है, इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। देखिए सर्वांग समता का मतलब होता है कि अगर कोई आकृति है, अगर उसका आकार समान है, सुन लो, आकार समान है और आकृति समान है। आकार मतलब जितना इसका आकार है, ठीक है, वो समान है, और आकृति मतलब जैसी आकृति बनी वैसी आकृति बनी है, तो हम उसी को हम सर्वांगसम कहते हैं। और जब हम सर्वांगसम त्रिभुजों की बात करते हैं तो कौन कौन सर्वांगसम होते हैं? या तो वो ऐसे से हो जाए, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है, ऐसे हो जाए, या SAS यानी कि दो साइडों के बीच में ये S, ये वाला S, ये वाला ये वाला है, तो इसे SS कहेंगे। ठीक है, तो मैं सीधा बता देता हूँ, सर्वांगसम SSS होता है, SAS होता है, AS RHS होता है, ठीक है, और AAS होता है। ये 5 होते हैं, याद रख लो। और कौन कौन से सर्वांगसम नहीं होते, सर्वांगसम कौन कौन से नहीं होते ये भी याद रख लो। एक AAA, ठीक है, और SSA, ये नहीं होते। ठीक है, अब आंसर की तरफ चलते हैं, अब आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो इसने बोला कौन सा नहीं होता, तो ये वाला नहीं होता। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्लास मार्क क्या होगा 15 से 25 का, हिंदी में वर्ग चिन्ह। मैंने कहा था ना वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं, इसे मध्य मूल्य भी कहते हैं। तो मध्य मूल्य कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के आधा कर दो। ठीक है, 40 का आधा 20 आंसर आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने करा हुआ है आपके लिए स्पेशल। जहाँ मुझे ज़रूरत लगी थी मैंने पेज पे आंसर भी इसको लिख दिया था। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
अब आगे कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि, अब आपको बताना है कि इन चारों में से कब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, जब उसकी भुजाएं समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब पता है क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये 6 है तो ये 12 आ रहा है, ठीक है, ये 3 है तो ये 6 आ रहा है, ये 5 है तो 10 आ रहा है, मतलब इसका डबल है, तो ये भी डबल है, ये भी डबल है, सब डबल है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार डबल हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ 1 है 3 आ रहा है, ये 2 है 6 आ रहा है, यहाँ 3 है या 9 आ रहा है, 3 गुना, मतलब समानुपाती एक ही अनुपात में। अब आप बताइए जब वो समानुपाती होंगे तो एक का साइज बड़ा हो जाएगा, एक का छोटा हो जाएगा, हाँ या ना। तो अब उसकी शेप तो सेम है लेकिन क्या साइज सेम है, नहीं ना, साइज इसका छोटा इसका बड़ा है, तो ये सर्वांगसम नहीं हो सकते। तो सर्वांगसम कब होंगे, जब उनकी भुजाएं समान होंगी, क्योंकि अगर कोण भी बराबर हो गए तब भी वो सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है एक ट्रायंगल रूट 180 डिग्री होता है, अगर ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, और अगर मैं इसको बड़ा बना दूं, इसको छोटा बना दूं, ये 60 का है, 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 तो इसका टोटल 180, इसका भी टोटल 180 है। दोनों ट्रायंगल तो है लेकिन दोनों का साइज अलग अलग है, इसलिए ये भी सर्वांगसम नहीं होंगे। इसलिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ये। ठीक है, समझ में आ गया आपको। मैं एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद आपको आ रहा होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन, ये कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। देखिए फर्स्ट चैप्टर से है तो आपको पता होना चाहिए किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखा है, क्या लिखा है, मल्टीप्लाई, तो इसकी पावर 1, मतलब 0 है तो 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, इसका 1 हो गया, तो 1 1 जा 1 होता है। अगर सपोज करो एग्जाम में यहाँ पर प्लस लिखा आ जाता तो यहाँ पर 2/1 2 आंसर आता। सुन रहे मेरी बात, मल्टीप्लाई से 1 1 जा 1 हो गया, ये हल्का सा चेंज कर सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर आपको यही आएगा, पेपर कुछ भी आ सकता है, ये सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि पेपर कैसे आएगा आपको आइडिया मिल सके, इसलिए आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि सर आप 10th के तो बहुत सारी वीडियोस डाल रहे हैं, 9th की भी डालिए, तो इसलिए आपके लिए मैंने स्पेशल प्रिपेयर करी है। ठीक है, अब उसके बाद 13 देखिए, ये कह रहा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोणों की माप क्या होगी। देखिए इसने बता दिया कि जो त्रिभुज है ना वो समकोण है, और समकोण है तो इसका मतलब एक तो 90 डिग्री का हो गया, तो बाकी दोनों कोण कितने कितने के बचे। आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल का टोटल जो है ना वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री का है और इसने बोला है कि समद्विबाहु है, मतलब ये इसकी भुजा इसके बराबर है। जब विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसलिए इनका टोटल 90 बचा और ये बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना कितना मिला, 45 45, तो इसलिए इसका आंसर 45 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर करा भी है, आप देख सकते हैं। अगर ये 90 है और ये दोनों बराबर हैं तो 90 को आपस में बराबर बांटेंगे तो कितना मिलेगा, 45 45 मिलेगा ना। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो, जिनको आगे वो आगे कर लेना। देखो एक ट्रायंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है, और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है तो x प्लस 90 बराबर 180 हो गया, तो x 2x हो गए, तो 180 में से 90 घटा देंगे तो 90 बचेगा, 2 गुणा वाला भाग होगा तो 90 को 2 से भाग करेंगे तो 45 से तो आएगा। ठीक है, तो इसलिए 45 45 आ गए। अब उसके बाद 14 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मिलान चिन्ह जो होते हैं ना वो किस काम आते हैं। पता है आपको मिलान चिन्ह कौन से होते हैं, जैसे आप 4 लाइन डाल के ऐसे लाइन डालते हैं तो 5 होते हैं ना, ये मिलान चिन्ह कहलाते हैं। ये कितने, 3, ये कितने, 8 है ना, तो ये मिलान चिन्ह कहलाते हैं। तो मिलान चिन्ह का प्रयोग किस में होता है, बारंबारता में होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन पूरक कोण का युग्म नहीं है। पता पूरक कोण किसे कहते हैं, इसका टोटल 90 डिग्री हो। अभी मैंने समझा दिया था, इसे जल्दी बताऊंगा। तो इनका टोटल 90, इनका टोटल 90, इनका टोटल 90, इनका टोटल 180 है, तो इसका आंसर ये वाला आ गया। पूछे कौन सा नहीं है, कई बच्चे ना नहीं पढ़ते तो क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो ये गलती मत करना। अब आ जाइए, कह रहे त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा। अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि पूरे परिमाप को जोड़ दोगे
उसका आधा कर दो। अर्ध परिमाप को एस बोलते हैं। आप पूरे परिमाप मतलब तीनों साइडों को जोड़ के उसका आधा कर दो, क्योंकि तीनों साइड को जोड़ोगे तो उसका आधा करोगे तो अर्ध परिमाप निकलेगा। तो सिंपल है, इन तीनों को जोड़ के आधा कर दो। इन तीनों को जोड़ो तो कितना आएगा, 15 और 9 कितने होते हैं 24, और 20 कितने होते हैं 44, का आधा हो गया 22। ये देखो मैंने यहाँ करा है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सभी स्टूडेंट्स हैं, कुछ बहुत होशियार हैं, कुछ अभी एवरेज है, ठीक है। तो इसे सभी को ध्यान में रख के वीडियो बनाता हूँ। जिनको जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है वो वीडियो स्पीड तेज करके समझ ले, ठीक है। समझ में आ रही है। अब देखो ये कह रहे दो त्रिभुज सर्वांगसम है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा एक भुजाएं अन्य त्रिभुज के दो कोण और एक भुजाएं के बराबर है, तो पता कौन सा रूल हुआ। सिंपल सी बात है, देखो ये दो त्रिभुज है, कह रहे ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो कौन सा रूल हुआ। अब आप देखिए ये क्या है, एंगल, ये क्या है, भुजा, ये क्या है, एंगल, तो कौन सा रूल हुआ, ए एस से रूल हुआ। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए एस से, ठीक है। आसान था नहीं, ये मैंने बना के आपको एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। किस तरीके से ओमर शीट है वो भी एक वीडियो बनी, वो भी देख लेना, ठीक है। जब आप ओमर शीट कैसे फिल करेंगे वगैरह वगैरह। अब देखिए 18 क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको उच्च और निम्न सीमा का अंतर बताना है। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लो 40 से 50 है ना, तो मैंने बोला कि ये क्या होती है, निम्न सीमा होती है, लोअर लिमिट कहते हैं, इससे उच्च सीमा कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं, है ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है, क्या कहते हैं उस डिफरेंस को। जैसे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 में से 40 का 10 आ रहा है ना। तो उस 10 को हम क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट बोलेंगे, क्लास साइज बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी या मीन बोलेंगे। तो उसको वर्ग साइज कहते हैं। ये याद रखना बच्चों कि जैसे अगर मैंने 40 से 70 लिखा, तो अगर मुझसे एग्जाम में क्लास साइज पूछ लिया, वर्ग साइज पूछ लिया, तो 70 में 40 के कितने बचे, 30, तो 30 होगा वर्ग साइज। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे खाली इसको मत करो, ये मैं करवा रहा हूँ, इसके आसपास की चीज़ों को समझो। ये मैंने आपके लिए स्पेशल लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में अगर वर्ग साइज दे दिया, आपको ऊपरी सीमा दे दिया, निम्न सीमा बोला है, तो आप इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले जाना, ठीक है। समझ में आ रही है इस तरीके से। क्योंकि एग्जाम में 1, 2, 3 तीनों में से कोई दो चीज़ दे देगा, आपको एक चीज़ निकालनी होगी, ठीक है। और कमेंट जरूर किया करो कि वीडियो कैसे लगी है, ठीक है। मुझे पता लग जाता हाँ भी कुछ बच्चे देख रहे हैं, फिर ऐसे मोटिवेशन नहीं मिलता, ठीक है। अब ये कह रहे त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है, और ए बी सी पी आर पी क्यू सर्वांगसम नहीं है, तब कौन सी बात सत्य नहीं होगी। अब आप देखो सर्वांगसम के लिए अगर ए बी शुरू का ले रहे हैं तो पी क्यू शुरू का लेंगे, बी सी ले रहे हैं तो क्यू आर लेंगे। अब आप देखो इसमें, यहाँ देखो बी सी लिखा है ना, बी सी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यू आर। यहाँ क्यू आर लिखा है, नहीं लिखा ना। और बाकी सब में मैच करो, सब में देखो ए सी पी आर देखो, एक छोड़ के है ना, तो ये भी ठीक है। क्यू आर देखो, क्यू आर, ये क्यू आर बाद वाले दो हैं, और यहाँ बी सी बाद वाले दो हैं, है ना। और ऐसे ही यहाँ देखो ए बी देखो, ए बी शुरू के दो हैं, पी के शुरू के दो, बस ये नहीं है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। इस सर्वांगसम नहीं, क्योंकि जो ट्राइंगल हम लिख रहे हैं उसके जो भाग शुरू के ले रहे, तो इसमें शुरू के भाग होने चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहा है, अच्छा ये ना गलत है, इसका आंसर अभी मैं बताऊंगा, इसलिए तो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। तो ये कह रहा है कि जो इसका एक्सप्रेशन ऑफ, अच्छा ये ठीक है आंसर, ठीक है, अभी बाद में आएगा वो क्वेश्चन, एक मैंने उसमें गलत टिक लगा रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसका जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर, हर का जो परिमेय है, हर की वैल्यू क्या होगी, हर पर क्या होगा, हर पर इसका अगर हर है ना वो क्या होगा। तो देखिए जब हम इसका परिमीकरण हर है ना वो जब करेंगे तो क्या निकलेगा, देखो इधर 1/√6 माइनस √5, तो √6 प्लस √5 ऊपर लिखेंगे, √6 प्लस √5 नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस चीज़ में गुणा करनी है। अच्छा देखिए एक ये ना 19 के बाद जो है वो 32 आ गया है, पहले मैं आपको 20वां करवाता हूँ, ठीक है, ये बाद में आएगा, ठीक है। ये पेजेस उल्टे सीधे लग गए हैं ना, तो मैं आपको पहले 20वां निकालता हूँ, ठीक है। वो जब आएगा ना उस नंबर पे करवाऊंगा, पहले 20वां देखिए। ये कह रहा है 243 की पावर अगर 1/5 है, ठीक है, ये 5 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए जब हमें ये दिया होता है
तो इसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 243 है, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो अब आप बताइए 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है ना, ठीक है। जब 5 बार है तो 3 की पावर कितनी आ गई, 5 आ गई। और ऊपर क्या दे रखा है, 1/5 गुणा में 1/5 लिख देंगे, 5 से 5 कट जाएगा तो 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने प्राइम फैक्टर कर दिए, ये इस तरीके से 5 लिखा गुणा में 1/5, 5 से 5 कट गया तो 1 आ गया, तो 3 की ओर 1 आ गए, ठीक है। ये यहाँ पर सही कर लेना, 5 है तो इसका आंसर बी आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद 21 कह रहा है कि x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सिंपल है, जिसकी वैल्यू निकालनी है ना a की, तो a को a लिख देंगे, x की जगह 1 लिख देंगे क्योंकि यहाँ 1 लिखा है, 2 y की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, इक्वल टू में 10, ठीक है। और यहाँ a 1 जा a हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 10 का 10 आ जाएगा, और इस तरीके से माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे करा भी है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका 12 आंसर आ गया। ए निकालना था, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी थी, पुट करना था, आंसर आना था, ठीक है। अब 22 में कह रहा है कि हमें त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 16, 30 और 34, कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत सिंपल है, एक ट्रायंगल दे रखा है, ए बी सी, इसकी 3 साइड है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले एस निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपन में 2 करेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है ना। अब आप देखो मैंने करा हुआ यहीं पे समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले ए बी सी तीनों लिख लिए, फिर हमने एस निकाल लिया, ठीक है। एस निकाल लिया तो 80 टोटल करने पे 80 आया, 80 का आधा 40 कर दिया। फिर हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में 40, ए कितना 16, बी कितना 30, सी कितना 30, नहीं 34, ये 34 है ना, हमने यहाँ पे 34 लिखा, ये 34 है, ठीक है। उसके बाद क्या करा, देखो 40 का 40 आ गए, 40 में 16 गए 24, 40 में से 30 गए 10, 40 में 34 का 6, और देखो यहाँ कोई साइन नहीं था ना बीच में, यहाँ पर कोई साइन नहीं था ना यहाँ पर, तो हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। उसके बाद इसके प्राइम फैक्टर कर दिए, 40 का करो, ठीक है, आता ना सबको, 24 का करो, ठीक है। उसके बाद सारे के सारे यहाँ लिख दो, 40 का कर दिया, 24 का कर दिया, 10 का कर दिया, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 होता है। अब लाइन से लगा दिया, सारे 2 लाइन से लगा दिए, फिर उसके बाद 3 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया। उसके बाद 2 में से एक बाहर आ गया, 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 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया। फिर हमने इसको गुणा कर दिया, क्योंकि रूट में 2 में से एक बाहर निकलता है, तो 240 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, इसका 240 आ गया। समझ में आ गई आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमें बोला गया कि अगर 2 सरल रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पर काटती हैं, देखो ये एक रेखा, ये एक रेखा, दोनों एक दूसरे पर ओ पर काटती हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कह रहा है कि अगर बी ओ डी 63 है, तो बी ओ डी ये 63 है, तो कह रहा है बी ओ सी कितना होगा, ये तो देखो ये 63 बोल रहा है, ठीक है, देखिए ये 63 बोल रहा है ना, तो हमें ये बोल रहे निकालेंगे, तो ये एक लाइन नहीं बन रही, और एक लाइन का रोटेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको 63 को 180 में से घटा देंगे, 117 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आई, जैसे अगर ये हमारा 63 आया तो ये कितने का होगा, एक लाइन का रोटेशन 180 होता है, तो 180 में से घटा दिए, 117 आंसर आ गया। समझ में आ गई आप सबको, बी आंसर आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाइए 24 पर। 24 क्वेश्चन में बोला गया है कि सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा इसका। देखिए सिंपलेस्ट सरल प्रमेयकरण पूछा है, तो इसका आंसर जो है ना ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जब सरल प्रमेयकरण बोलता है ना, अगर प्लस का लिखा है तो माइनस लिख देते हैं, ठीक है। अगर ये माइनस लिखा होता तो प्लस वाला आंसर हो जाता, तो ये इसका आंसर आ गया,
क्योंकि हमें समीकरण पता है किसका करना पड़ता है, अगर प्लस हो तो माइनस का करना पड़ता है, माइनस हो तो प्लस का करना पड़ता है। अब उसके 25 पे आ जाइए। 25 में बोला यदि दो आंतरिक कोण जो तिर्यक रेखा के एक ओर स्थित हैं, जो समांतर रेखाओं को काटती हैं, 2:3 के कोण बनाती हैं, तो बड़ा कोण होगा, यहाँ होगा का लेना। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल है। ये कह रहा है दो समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा काट के जा रही है, तो वो कह रहा है, देखो फिगर अगर नहीं आई ना बनाने तो आप एग्ज़ाम में ना फिर दिक्कत कर दोगे। ठीक है, तो कह रहा है ये दो समांतर रेखाएं हैं, उसको ये काट के जा रही है, तो इन दोनों कोणों का अनुपात 2:3 है। तो कह रहे हैं सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, 3 वाला होगा, ये वाला होगा। आपको पता ना जब दो कोण अंदर बनते हैं उन्हें आसन कोण कहते हैं, और ये जो आसन कोण होते हैं इनका टोटल 180 डिग्री होता है, होता नहीं होता 180 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, जब हमें अनुपात को अलग करना होता है तो x मान लेते हैं, तो एक हो गया 2x, दूसरा हो गया 3x, और इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि आसन कोण है। तो 5x बराबर 180 आ गया, तो इससे x की वैल्यू निकल जाएगी, गुणा वाला 5 जाके भाग हो जाएगा, तो 180 को 5 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 से 15, 5 से 30, ठीक है, 36 आ गया। अब x निकला 36, तो यहाँ पे कोई साइड नहीं तो गुणा कर देंगे, 36 को 3 से गुणा कर दो, 108 आ गया, तो इसका आंसर 108 आ गया। देखो मैंने यहाँ करा भी हुआ है, ये देख लीजिए, ये 2:3 में है, तो इसका टोटल 180 डिग्री है, तो भाग करा 36 आ गया, और इस तरीके से 36 को हमने यहाँ 3 से भाग गुणा कर दिया, 108 आ गया, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने करा भी है जहाँ जहाँ मुझे लगा कि बच्चों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए ये 54 है, 0.54 पे रूट लगा हुआ है, कह रहा है इसकी p/q फॉर्म क्या होगी। देखो मैंने इसकी शॉर्टकट वीडियो बना रखी है, टफ से टफ क्वेश्चन की बना रखी है, उस वीडियो को जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी में ही आप समझना, मैंने बोर्ड पर करवाई है। ठीक है, तो इसका आंसर बता देता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जैसे 54 लिखा तो 54 लिखा, कितनी बार कितने पर बार है, 2 बार है तो 2 बार 9 लिख दिया। ठीक है, अब इसको काटो, किससे कटेगा, ये कटेगा 9 से, 9 6 54, 9 1 9, 9 1 9, तो 6/11 आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद 27 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको PQ की लंबाई बतानी है, PQ की लंबाई बतानी है। ठीक है, अब PQ की लंबाई बतानी, तो अगर आपको फिगर आएगी तभी आप कर पाएंगे। इसने बोला है त्रिभुज PQ और बना लीजिए, बना लिया। ये कह रहा है कि ये P है, ये Q है, ये R है, कह रहा है R और P बराबर है। देखिए R और P बराबर है, देखो जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे ना, तो मैंने कहा था ना जब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण कहाँ बंद हो रहे हैं, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों को भुजाएं बराबर होंगी, ये समझ लो इस तरीके से। QR 4 है, तो QR ये 4 है, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा PQ, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, दोनों बराबर होंगे। अब वो कह रहा है PR 5 है, तो ये 5 होगा, सेम हो नहीं सकता। कह रहा है PQ की लाइन निकाली, तो हमने तो निकाल ली ना 4, आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ये मैंने बना के भी दिखा दिया। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया ना अच्छे से। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर ये इसके इक्वल है तो 3x की वैल्यू निकालिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो पावर की अगर पावर होती है तो वो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यानी कि 2 की पावर 3, उसके ऊपर भी 2 है, तो आप 2 के ऊपर 3 दूनी 6, यानी कि 2 के ऊपर आप 6 लिखेंगे, आप 5 नहीं बोलेंगे। समझ में? अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, या 4 है, तो इसको हमें 2 में बदलना पड़ेगा। तो आपको इसका प्राइम फैक्टर लेना है, गुणनखंड करना है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो अब आप देखिए इसका क्या आया था, 2 की पावर 6 आया था, इसका क्या है 2 की पावर 2, उसके ऊपर x है ना, क्योंकि 4 का तो 2 की 2 कर दिया। ठीक है, तो इसलिए 2 की पावर 6, तो पावर की पावर में क्या हो जाएगी, गुणा, तो 2 की पावर कितनी होगी, 2x हो गई।
अब जब इसका आधार समान होता है ना और बराबर दिया होता है, जब इसका आधार समान होता है और बराबर दिया होता है तो ये दोनों हट गए, तो 6 बराबर 2x के आ गया। याद रखना, ये हट गए तो 6 बराबर 2x के आ जाएगा और गुणा वाला 2 भाग हो जाएगा, तो इसलिए 2 तिया 6, तो x कितने का आ गया? 3 आ गया। आंसर नहीं आया अभी x 3 निकला है। इस x की जगह अब हम 3 रखेंगे, तो x की जगह जब आप 3 रखोगे तो ये 3 के ऊपर 3 हो गया। अब 3 के ऊपर 3 का मतलब क्या होता है? 3 को 3 बार लिखना है, तो इसलिए आंसर कितना आएगा? 3 तिया 9 तिया 27 आंसर आएगा। समझ में आ गई? देखो नीचे मैंने करा हुआ है, यहाँ पर आराम से आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा आ गया था, ठीक है, ये 3 आ गया था, फिर हमने क्या करा, इस x की जगह 3 रख दिया था तो 27 आ गया, ठीक है। ये आपको समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। क्लियर हो गया ना डियर स्टूडेंट्स? अब देखिए 29 क्वेश्चन देखिए। 29 में बोल रहा है कि आपको ये फिगर बना के दे रखी थी उसने, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ना AOB एक सीधी सरल रेखा है और ये कह रहे हैं AOC और BOD को जोड़ोगे तो 85 आएगा। AOC, ये AOC और BOD इन दोनों का टोटल 85 है। आपसे बोलो COD कितने का होगा? ये COD आपको पता ना एक लाइन का टोटल कितना होता है? 180 होता है। तो सिंपल सी बात है, 180 में से ये और ये हटाएंगे तो यही तो बचेगा, और इन दोनों का टोटल कितना? 85, तो घटाएंगे तो 95। तो यहाँ देखो मैंने ये करा हुआ है, ठीक है, 95 इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है 30 क्वेश्चन में बोला गया है कि ये आपको एक टेबल बना के दे रखी है और ये कह रहा है कि 25 साल से कम उम्र के बच्चे कितने हैं। तो देखिए जब 25 से कम बोलेगा तो 25 में नहीं गिना जाता ना, 25 में गिना जाता है, ओह सॉरी 25 में गिना जाता है, इसमें नहीं गिना जाता ना। तो 25 से कम बोला तो इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 8 और 16, ठीक है, और 16 9 25, तो 25 आंसर आ गया। ये मत सोचना 25 से कम 25 ही होगा तो 20 से कम 20 ही आएगा, नहीं। अगर आपसे पूछा होता कि 15 से कम कितने बच्चे हैं तो आंसर 9 आता, क्योंकि 15 से कम ये होते हैं, क्योंकि एग्जाम में जरूर थोड़ी 25 वाला ही आए। अगर आपसे पूछेगा 10 से ज़्यादा और 10 दोनों बोलेगा, ज़्यादा में ना 10 और 10 से ज़्यादा दोनों बोलेगा, तो 10 और 10 से ज़्यादा कौन होंगे? ये सारे होंगे, इनको जोड़ देंगे। अगर आपसे बोलेगा 30 से कम, ठीक है, तो ये सारे के सारे ले लेंगे। समझ में आ गई? अगर आपसे बोलेगा 20 से कम तो ये सारे नंबर ले लेंगे, ठीक है, जोड़ देंगे। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आप इस पेपर के थ्रू अंडरस्टैंडिंग लीजिए, और जो 2 पीरियोडिक पेपर हैं जो DO ने इशू किए हैं वो भी, उससे भी आइडिया लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से डीपली समझाया है। आगे देखिए 31, ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था? 30 और 31, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपको ये वाला एंगल निकालना है इसमें, ठीक है। तो ये लिखा है FDE आपको ज्ञात करना है, और हमें ये दे रखा है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लिखा, इसमें बस थोड़ा सा लिखा है, तो बता रहा हूँ। तो हमें ये इसके पैरेलल दे रखा है समांतर, और ये इसके समांतर दे रखा है। तो अब आप देखिए जब 2 लाइन समांतर होते हैं, कोई लाइन काट के जाती है, तो उसके अंदर के जो कोण होते हैं ये वाले, ठीक है, या ये वाले या ये वाले, ठीक है, इन्हें संगत कोण बोलते हैं, ये बराबर होते हैं। तो अगर ये 28 का है तो ये भी कितने का होगा? 28 का होगा, नहीं होगा? होगा ना बच्चों। अब एक लाइन का टोटल कितना होता है? 180 होता है। ये 28 है, ये 72, तो कितना बचा? ये भी हमने ऊपर क्वेश्चन करा था ना एक, इन दोनों का टोटल हमें दे दिया था, इसमें इन दोनों का टोटल नहीं दिया। इसमें क्या करा? इसका अलग करा, इसका अलग करा, तो हमें पता लगाना है। तो क्या करेंगे? ये 28 पता लगे, ये 72 है, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर किस तरीके से करा, एंगल एक 28 डिग्री का होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि संगत कोण है। फिर एक ट्रायंगल का एक लाइन का टोटल 180 डिग्री होता है, तो इस तरीके से एंगल एक 28 है, ये 72 है, ये हमें पता नहीं है। इन दोनों को जोड़ा 100 हो गया, 100 घटा दिया 80 आ गया। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया? 80 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 80। ये देखिए, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया B, ये नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना इसका आंसर आपको? अब उसके बाद 32 के 31 क्वेश्चन हो गया, ये नहीं है इसका, ठीक है, दोबारा बता दो, ये 80 आंसर है। तो उसके बाद हमारा है
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 32 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि आपको इसका डिनोमिनेटर बताना है, ठीक है, कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, जब हम उसका परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी होता है ये, 1/में √6 माइनस √5 दे रखा है, तो इसी को ऊपर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, देखिए यही वाली जो चीज़ है ना, एक बार दोबारा बताता हूँ, 1/में √6 माइनस √5 दे रखा है, ठीक है, और यही चीज़ ऊपर चली जाएगी और यही नीचे आ जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 √5 ही रहेगा, और यह फॉर्मूला बन जाएगा, पहले वाला सेम है बाद वाला सेम है, तो a माइनस बी, a प्लस बी आ जाएगा, तो क्या होगा a² माइनस b²। तो यहाँ पे √6 का स्क्वायर क्या होता है 6, और √5 का क्या होता है 5, तो 6 में से 5 गया 1, ऊपर वाला सेम रहेगा। हमें बोला कि जो डिनोमिनेटर है उसका रेशनल क्या होगा, तो 1 आ गया आंसर, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 1, ठीक है। तो हमें बोला था परिमेय हर क्या होगा, क्योंकि हर को परिमेय बनाना है, तो यहाँ पर इसका परिमेय बनाएंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ कर भी रखा है, आराम से आप देख सकते हैं, देखो स्क्वायर करेंगे ना, a का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया, तो 6 और 5 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए 33 क्वेश्चन में कह रहा है कि ना जो एक त्रिभुज है, ठीक है, उसकी भुजाओं का अनुपात 4:5:6 दे रखा है, और उसका परिमाप 150 दे रखा है, तो उसका आंसर क्या आएगा। देखो जब भी हमें रेशो दी होती है, अनुपात दिया होता है, तो उसको अलग करने के लिए ना हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो 4x हो गया, 5x हो गया और 6x हो गया, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का टोटल जो है ना वो परिमाप कहलाता है, 150 दे रखा है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 15x बराबर 150 आ रहा है, तो x कितने का आ गया 15, 150 को 15 से भाग करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, और जब हमारा ये 10 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से गुणा कर देंगे तो हमारी भुजाएं आ जाएंगी, तो 40 आ जाएगा, इसको 10 से भाग करेंगे 50 आएगा, इसको 10 से भाग नहीं गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। अब तीनों को जोड़ के देखो 150 आ रहा नहीं आ रहा, अगर तीनों को जोड़ने पर 150 आ रहा है तो आपने सही करा है, आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 40, 50, 60। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इसने बोला है ना कि परिमाप 150 है, तो भुजाएं क्या होंगी, चेक कर लो, चारों में से जोड़ने पर किस में 150 आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है, और किसी में आ ही नहीं रहा था। बाकी फिर भी ये भी देखो कि रेशो 4, 5, 6 आ रही है, देखो 0, 0, 0 करके तो 4, 5, 6 रेशो भी आ रही है। नहीं तो जैसे मैंने आपको समझाया ना कि इसको पहले x मान लो, ठीक है, और बराबर में कितना दे रखा 150, 150 लिख दो, और 15x आएगा, 150 x को 150 से भाग कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 10, और 10 से फिर गुणा कर दो, 15 आएगा तो 15 से गुणा कर देंगे, 20 आएगा तो 20 से गुणा कर देंगे, ये आसान तरीका है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए यहाँ करा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो मैंने यहाँ पर ये भी बताया कि s मतलब आधा परिमाप होता है, ये 2 इधर जाके गुणा हो जाता है 2s, 2s मतलब पूरा परिमाप, मतलब 2s को p भी बोलते हैं, परिमाप, सेमी पैरामीटर, पैरामीटर, अर्ध परिमाप बोलते हैं, और 2 लगा देंगे तो आधा आधा पूरा हो गया, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से x निकाला और कैसे वैल्यू निकाली, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए 34 पर। अब देखो यहाँ बोला एंगल ऑफ ट्राइंगल की जो रेशियो है वो 4:5:6 है, 4:5:6 देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा कोण, देखो यहाँ कन्फ्यूजन होती है, और दोनों कुछ नहीं इकट्ठे दिए, बहुत अच्छा दिए, ये भुजाओं का था और ये किसका था, कोण का। देखो भुजाओं का जो परिमाप होता है ना वो 150 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लेकिन त्रिभुज की जो कोण है ना, कोण, उसका टोटल हमेशा 180 होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कोई टोटल नहीं बताया कोणों का, लेकिन यहाँ परिमाप का टोटल क्वेश्चन में बताया, बताना पड़ेगा उसको, यहाँ नहीं बताएगा, ठीक है। अब आपको ये कोणों का अनुपात दे रखा है 4:5:6, तो आप कैसे करेंगे, x मानेंगे, क्या मानेंगे x, ऐसे, और बराबर में 180 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसलिए 15x आया क्योंकि 15 ही था, 180 से भाग करेंगे 12 आ जाएगा। अब 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे,
12 को 4 से करेंगे तो 48, पर हमसे पूछा कि सबसे बड़ा, तो सीधा 12 को 6 से गुणा कर दो 72, तो आंसर आ गया 72। आप देख सकते हैं इस तरीके से करा गया। सबसे बड़ा बोला तो सबसे बड़े को देखेंगे ना, क्यों हम फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी दे दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए ये कह रहा है कि ये त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये कह रहा है कि ये सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, यहाँ मैंने रफ बनाया था, आपको छोटा बड़ा लग रहा होगा, समान शेप होगी, समान जो है ना उसकी आकृति होगी, आकार होगा। तो ये कह रहा है कौन से रूल से सर्वांगसम होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, इसने बोला है कि AD और BC बराबर लंब है, मतलब ये 90 भी है और लंब भी है। तो आप एक त्रिभुज जब पता लगाते हैं ना कौन से रूल से हुआ है, तो एक त्रिभुज को ले लीजिए। हमने ये वाला त्रिभुज ले लिया, हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, इसके बराबर ये दे रखा है ना, तो ये S हो गया। ये क्या है, ये क्या बच्चों 90 डिग्री का, तो A हो गया एंगल। ये क्या एंगल, क्योंकि ये एंगल दोनों बराबर क्यों होंगे, कांटा लगा, कांटा लगा है ना, शीशा विमुख कोण, शीशा विमुख कोण याद करने का तरीका, कांटा लगा तो ये बराबर होता है, शीशा विमुख कोण बराबर होते हैं। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो कौन से रूल से हुआ, ये एंगल है, ये एंगल है मतलब कोण, ये क्या भुजा, तो कौन सा रूल हो गया, AAS। ठीक है, तो कौन सा रूल हो गया, AAS हो गया। क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि √12 और √8 को गुणा करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा। तो देखो बहुत ही आसान है, जब आप √12 और √8 को गुणा करेंगे तो पहले दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे। अब इसको आप तोड़ दीजिए, 12 का क्या होता है 3 दूनी 6 दूनी 12, 8 का क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। तो मैंने क्या कहा था 2 में से एक बाहर निकलता है, तो आप देखेंगे इस 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इस 2 में से एक 2 बाहर आ गया, ये अंदर ही रह जाएंगे, तो 3 दूनी 6 अंदर रह गया, तो 1 2 दूनी कितना, तो 4 √6 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई आपको। ये तो मैंने हल्का से यहाँ पे कर रखा है ताकि और क्लियर हो जाए, बाकी समझा भी दिया 4 √6। ठीक है, अब कह रहे ये जो त्रिभुज है ना, ये सर्वांगसम किस रूल से है, जो BEC है, BEC ये वाला, और CFB ये वाला, ये कौन से रूल से है। तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, बोला है कि हमें, या हिंदी में भी लिखा है मैंने, पढ़ लेना। ठीक है, ये कह रहा है BE और CF दोनों बराबर शीर्ष लंब है। अच्छा हिंदी में ही बताऊंगा ना, तो BE और देखो ये कह रहा है ये दोनों बराबर भी हैं और ये शीर्ष लंब भी है, मतलब 90 डिग्री के है। तो हमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ये 90 डिग्री का, A हो गया। हमें दे रखा है ये वाली साइड बराबर, ठीक है, और हमें ये देखो, अगर ये लाइन ना होती, दो ट्रायंगल ना बनते नहीं बनते ना, तो ये क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। जब ऐसी लाइन या कोण जो दोनों में कॉमन होता है वो उभयनिष्ठ होते हैं। ठीक है, तो अगर ये लाइन देखो इस पूरे ट्रायंगल में भी आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, इसलिए इसको उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो जब 90 के सामने वाली चीज़ दे रखी होती है तो उसको H बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण बोलते हैं, और 90 दे रखा तो उसे राइट बोलते हैं, R बोलते हैं। और हमें और क्या दे रखा है, हमें ये साइड भी दे रखी है, ये S हो गई, साइड हो गई। तो कौन सा रूल हो गया, RHS। तो इस आंसर क्या आ गया, RHS। 2-3 बार वीडियो को देख लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर देखना 2-3 बार, जो मैंने बताया है अच्छे से करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और किसी ने लाइक ना किया प्लीज़ लाइक कर देना। 38 क्वेश्चन में बोला है कि PRS 110 है, ठीक है, तो और P और Q बराबर है, तो Q की वैल्यू कितनी होगी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहीं पर ही देख लो। देखो एक बात और सुनो, इसने बोला है कि PQR त्रिभुज है, ये देखो PQR एक त्रिभुज है, फिगर आपको खुद बनानी है। कह रहा है QR को S तक बढ़ा के, QR को S तक बढ़ा दिया, और कह रहा है कि PRS 110 है, तो ये 110 है। कह रहा है ये दोनों बराबर हैं, तो ये कितने कितने के होंगे। देखो आपको पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज में जब हम ये बाहर वाला ये जो कोण होता है ना, ये वाला अंदर वाले इन दोनों कोणों के टोटल के बराबर होता है बाहर वाला। अगर ये 110 है, ये 70 है, तो ये 40 का होगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल इसके बराबर होता है। सुन रहे हो मेरी बात, अगर ये 80 का है, ये 50 का, तो इन दोनों का टोटल इसके बराबर होगा, 130 का होगा। अब इसने कितना आसान कर दिया, इसने बोला 110 का, ये दोनों बराबर हैं, तो कितने कितने के होंगे, 55 के होंगे, तभी तो जोड़ने पर 110 आएगा। ठीक है, डांट नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, समझा रहा हूँ। ओके, तो इसका आंसर 55 आएगा। मैंने शायद इसका ऑप्शन ही नहीं दिए,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन 55 है, शुरू में पेपर दिखाया था वहाँ से एक बार देख लेना। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद 39 पर आ जाइए। ये कह रहा है 39 में कि एल एक निम्न सीमा है, एम मध्य बिंदु है। मैंने कहा था ना एम को मध्य बिंदु भी कहते हैं, वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, इसलिए कहीं पर क्या लिख देता है, कहीं पर क्या लिख देता है। तो ये कह रहा है उस सीमा की वैल्यू क्या होगी। देखो मैंने आपको अच्छे से सिखाया था, अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको बताया था मैंने कि जो मध्य मूल्य होता है उसका फॉर्मूला होता है निम्न सीमा जमा उस सीमा बटे में 2। हमसे बोला उस सीमा कितनी होगी, तो ये डिवाइड जो गुणा में 2 भाग हो रहा है ना, इधर जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 उधर चला गया, तो L प्लस U। अब हमें U निकालना है ना, तो इस L को उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो U। तो हमसे पूछा था ना उस सीमा कितनी होगी, आपके लिए यहाँ पर हैंड राइटिंग में भी किया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। देखिए आपसे कुछ और भी पूछ सकता है, आपसे लोअर लिमिट पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लोअर लिमिट का भी लिख दिया है। ठीक है, अपर का भी लिख दिया है और मध्य मूल्य का भी लिख दिया है। ठीक है, तो इसके भी मैंने शायद ऑप्शन हाँ लिखे हैं ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है अगर x की वैल्यू √5 + 2 दे रखी है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए x की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर 1/x लिखा है, इसको उल्टा कर देते हैं। ये देखिए x की वैल्यू √5 + 2 दे रखी है, तो 1/x की वैल्यू कितनी होगी, इसको उल्टा कर देंगे। अब जब नीचे इस प्रकार की चीज़ पाई जाती है तो इसको हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो यही चीज़ ऊपर चली जाएगी। और यही चीज़ नीचे आ जाएगी। ठीक है, और √5 - 2 ऊपर हो जाएगा क्योंकि 1 की इसमें गुणा होगी, और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो √5 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और 2 के ऊपर जो है स्क्वायर लग जाएगा। तो √5 - 2 नीचे क्या होगा, रूट से कट गया स्क्वायर और 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 गया 1 बचा, तो √5 - 2 ठीक है अपॉन में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमने क्या करा, x की वैल्यू हमें दे रखी थी, ये रही क्या थी √5 + 2 और 1/x की वैल्यू कितनी निकाली √5 - 2। अब ब्रैकेट खोल दो, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो इस तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो √5 से √5 कट जाएगा, तो 2 कितना होता है 4 होता है, तो आपका आंसर 4 आ गया। अब एक बार देखो मैंने कैसे करा यहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले 1/x निकाला हमने, मैंने अभी करके दिखा दिया था आपको, और रूट से कट गया था 5 आ गए 4 आ गए, यहाँ √5 - 2 आ गया। उसके बाद ये हमें निकालना था, x की वैल्यू लिख दी, 1/x की वैल्यू लिख दी, माइनस ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये दोनों कट गए, तो 2 और 2 4 होता है। ठीक है, इसलिए 2 बार हो जाएगा ना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो अपने आप कर रहे हैं मुझे बताएं उनके कितने मार्क्स आते हैं, कितना उनके सही निकले हैं, अगर बताना चाहते हैं तो। अब आ जाइए 41, ये केस स्टडी है, तो यहाँ पर हिंदी में, ये इंग्लिश में है, हिंदी में लिखा है कि कोविड-19 को कोरोना वायरस महामारी के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक वैश्विक महामारी है, 2019 में आई थी, तीव्रकालिक श्वास अवरोधक रोग है, इसे SARS-CoV ठीक है 2 भी कहा जाता है। और पढ़ा फिर अशोक और राहुल ने फिर देखा, ये दोनों बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं प्यारे प्यारे, तो इन्होंने आपकी तरह ही बच्चों, ठीक है, तो इन्होंने मिलकर क्या करा, कोविड के लिए रिलीफ फंड में, राहत कोष के लिए, जो कोविड राहत कोष है उसके लिए 200 रुपये दान करे दोनों ने मिलके। हमें ये नहीं पता कि अशोक ने कितने दिया, राहुल ने कितने दिए, हो सकता है कि अशोक ने 1 रुपये दिया हो, राहुल ने 199 दिए हों, हो सकता है अशोक ने 10 दिए हों तो उसने 190 दिए, क्योंकि दोनों को मिला के 200 ही बनेगा, क्योंकि दोनों ने कुल मिला के 200 रुपये दिए, ये बात समझ लो। और ये भी जरूरी नहीं होता कि अशोक और राहुल ने दोनों ने बराबर दिए हों, 2-2 से बने, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। ठीक है, इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। अब बोला गया है कि पहला क्वेश्चन बोला गया कि 2 चर वाला रेखीय समीकरण इनमें से कौन सा होगा। देखिए 2 चर वाला बोला है, तो 2 चर मतलब उसमें x, y, p, q, m, n ऐसे होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो खाली एक ही चर है x लिखा हुआ, तो ये तो वैसे ही नहीं है। यहाँ पे x, y, z 3 चर होगा, तो ये वैसे ही नहीं है।
यहाँ पे x बाई 2 चर वाला है और यहाँ पे x बाई 2 चर वाला है, तो दोनों में से कौन सा सही होगा। आगे इसने बोला है ये रैखिक होगा, रैखिक का मतलब होता है इसकी पावर 1 होगी, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 हो गए, तो ये नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये याद रखना, 2 चर का मतलब ये नहीं कि ये 2 चर है तो इसको बोल दोगे, उसने रैखिक भी बोला है, उसकी पावर 1 होनी चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि ऊपर की स्थिति में जो राहुल और दूसरा बच्चा जो है वो अशोक है, तो दोनों ने 200 रुपये दान किए, तो उसका रैखिक समीकरण क्या बनेगा। देखो दोनों ने मिलाकर 200 रुपये दिए हैं, तो ये घटाकर थोड़ी है, ठीक है, 100 तो दिए ही नहीं, घटाकर हुआ ही नहीं, तो दोनों ने मिलाकर दिए, तो x प्लस वाई प्लस 200 आ जाए बराबर 200 आ जाएगा। ठीक है, आसान था ना, इसका डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें शायद मैंने टिक ही नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है रैखिक समीकरण जो 2 चर वाला, उसके कितने हल होते हैं। देखो अगर x प्लस वाई बराबर 200 है तो इसके कितने हल होंगे आप बताइए। अगर इसने 100 रुपये दिए तो y ने कितने दिए होंगे, 100 रुपये दिए होंगे। अगर इसने 50 दिए तो इसने कितने 150 दिए होंगे। इसने 10 दिए तो उसने 190 दिए, तो बहुत सारे हल है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, अनेक हल आएगा। ठीक है, समझ में आ गई, अनेक हल आएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है यदि अशोक ने 50 रुपये दिए होते तो राहुल ने कितने दिए होते। सिंपल सी बात है, 150 रुपये दिए होंगे, क्योंकि दोनों को मिला के 200 बनते हैं, तो आसान था। अब उसके बाद एक और केस स्टडी आई हुई है, और यहाँ पर बोला गया है कि प्राकृतिक आपदा से जागरूक करने के लिए, ठीक है, एक ड्रिल करवाई जा रही है, और ये ग्राउंड इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं, ये ग्राउंड है पूरा। ठीक है, और ये कह रहा है कि अब आपको बताना है कि जो a है ना, a उसके निर्देशांक कितने होंगे। देखो पहले x होता है, बाद में y होता है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, मैंने चैप्टर्स की भी वीडियोस बना रखी है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, आप जाके उसकी प्लेलिस्ट देखेंगे ना, बहुत नीचे मिलेगी आपको। पेपर भी बना रखे पिछले साल के, वो भी देख सकते हैं, टर्म फर्स्ट के, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, थोड़ा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप कोई ढूंढना चाहते हैं ना, तो जैसे कुछ भी लिख के लास्ट में ASC स्टार्टर लिखिए, तो आप सर्च में भी क्या पता आपको मिल जाए। ठीक है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट से देखें। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, हिंदी में इसे x एक्सिस कहते हैं, इसे y एक्सिस कहते हैं, इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक है, इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और जहाँ ये दोनों रेखाएं काटती हैं तो इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और अगर हम इस चतुर्भुज की बात करें तो ये इसके विकर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विकर्ण। और x और y, पहले वाले को भुज कहा जाता है, दूसरे वाले को कोटि कहा जाता है। याद रखना, x को भुज और y को कोटि कहा जाता है। अगर मैंने बोला x से दूरी तो y की वैल्यू होगी, अगर मैंने बोला x अक्ष से दूरी तो वो y का मान होता है। किसका मान होता है, y का मान होता है। ठीक है, समझ गए। अब फटाफट क्वेश्चन करते हैं, आपको आसान लगेंगे। ये कह रहा है कि आपको a के निर्देशांक निकालने हैं, तो हमेशा पहले x बताना फिर y बताना। तो a के निर्देशांक कितने हैं, ये देखिए a यहाँ पर है, और जब ये y की लाइन पर है तो x हमेशा 0 होगा। ठीक है, जब भी लाइन पर पॉइंट होता है तो दोनों में से एक 0 होगा, या तो x या y। अगर y की पे लिखा है तो y की वैल्यू होगी, x पे लिखा तो x की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर 4 लिखा है, तो ये किसका 4 है, ये x होता है, ये y होता है ना, तो ये 4 किसका, y का, तो y का 4 आ गया, और x का 0। पहले हमेशा x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो इसलिए आंसर क्या है, 0,4। ठीक है, ये 4 है ना, तो 0,4 इसका आंसर आएगा। अगर हमसे b पूछा होता ना तो -4,0 आता, अगर हमसे d पूछा होता तो 4,0 आता, और अगर हमसे c पूछा होता तो 0,-4 आता। पहले x फिर y, पहले x फिर y, पहले x फिर y, याद रखना। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया, नहीं ये आंसर आ गया। ठीक है, सी आंसर आ गया, क्योंकि y की वैल्यू 4 है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये कह रहा है कि बिंदु B और D के बीच की दूरी निकालिए। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, 8 इकाई की दूरी है। ठीक है, ये मत सोचो कि माइनस है तो 4 में से 4 चलेगा 0 बोल देंगे या -4 बोल देंगे, नहीं। समझ में आ गया आपको, बी आंसर है इसका, बी फॉर बॉल। उसके बाद कह रहा है कि बिंदु ए की x अक्ष से दूरी बताइए।
बिंदु ए की, मैंने क्या कहा था, बिंदु ए की एक्स अक्ष से दूरी बताइए, और जब एक्स अक्ष से दूरी बताओ वाई की वैल्यू होती है तो कितनी दूरी है, 1 2 3 4, ऐसे भी कर सकते हैं, 4 आ गया। ठीक है, तो बिंदु ए की एक्स से दूरी कितनी है, 4। ठीक है, मैं और भी पेपर जल्दी अपलोड करूँगा, ठीक है, साइंस का, एसएसटी का, जो भी है, ठीक है, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो दोनों विकर्ण जहाँ काटते हैं उस बिंदु को क्या कहेंगे, यहाँ पर देखो दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं, 0 0, मतलब मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। या तो ऑप्शन में मूल बिंदु लिखा आ जाए या 0 0 लिखा आ जाए, वो ठीक होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 0 0 लिखा है, तो हमने इसका आंसर ए आ गया। ठीक है, उसके बाद 50वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है डी बिंदु का भुज, और मैंने अभी आपको बताया था ना, भुज यानी कि एब्सिसा, और भुज किसको बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं। तो डी का एक्स कितना होगा, तो डी का एक्स कितना होगा, 4, क्योंकि वाई इसका क्या है, 0, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको पूरी की पूरी जो पेपर था केवीएस का, मैंने अच्छे से एक एक चीज़ समझा दी है। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। आपसे फिर मिलेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।